कहते हैं दिल्ली की सत्ता डर से नहीं चलती, चाल से चलती है। और जब बात हो चाल की तो एक नाम बिना बोले ही सामने आ जाता है, अमित शाह। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए, मैं समझ सकता हूँ और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। मोदी जब स्टेज पर दिखते हैं, पीछे खड़ा हुआ आदमी हर सीट की गणना पहले ही कर चुका होता है। ये कोई बस एक राजनेता नहीं है, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो चुनाव को दिमाग से खेलता है, दिल से नहीं। कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, भाजपा को जिताएंगे। जो दोस्त भी है और ड्राफ्ट भी खुद ही लिखता है। इसमें डर, चाल, आरोप और बहुत सारे सस्पेंस हैं। शुरुआत करते हैं 1980s के अहमदाबाद से, जहां एक गुजराती लड़का केमिकल इंजीनियरिंग छोड़कर पॉलिटिक्स की केमिस्ट्री समझ रहा था, जिसे राजनीति का फॉर्मल ज्ञान नहीं था, लेकिन आरएसएस की शाखा में अटेंडेंस कभी मिस नहीं की। उसी वक्त उसकी मुलाकात होती है नरेंद्र मोदी से, एक चाय लवर इंट्रोवर्ट। किसको पता था कि ये दोस्ती एक दिन दुनिया का भविष्य सेट करेगी। दोनों ही ग्राउंड लेवल पर बीजेपी का पोस्टर लगाया करते थे और आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मशीन चला रहे हैं। अमित शाह का पॉलिटिक्स में असली बाप्टिज्म हुआ 1990 के बाद, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था और बीजेपी की राजनीति भगवा रंग पकड़ रही थी। शाह ने उसी समय बीजेपी के लिए बूथ मैनेजमेंट करना शुरू किया। वो पॉलिटिशियन नहीं लगते थे, वो स्ट्रेटेजी वाले बंदे लगते थे, जो क्राउड को स्टेज से नहीं बल्कि डाटा से हिलाते हैं। 1997 में शाह पहली बार एमएलए बने, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई क्योंकि स्पॉटलाइट उनकी कभी चीज थी ही नहीं। लेकिन फिर साल 2002 शाह की एंट्री विवादों में आनी शुरू हुई। 2002 का गुजरात एक ऐसा साल जिसने पूरे राज्य की राजनीति का चेहरा बदल दिया। गोधरा कांड एक आतंकी साजिश, एक संकटों को में घेरने का एक षड्यंत्र किया है, साजिश की है। नरेंद्र मोदी एक विवादित लेकिन मजबूत सीएम के तौर पर उभरे। इस उथल पुथल में अमित शाह का रोल अचानक से बहुत ही बड़ा हो गया। उस समय शाह मोदी के बहुत ही भरोसेमंद आदमी माने जाते थे। मोदी जी ने उन्हें होम, लॉ और पुलिस जैसी संवेदनशील पोर्टफोलियो का जिम्मा सौंपा, यानी कि पुलिस किस तरह से काम करेगी, कानून व्यवस्था कैसे संभलेगा, इसका पूरा का पूरा कंट्रोल अमित शाह के पास था। राजनीतिक तौर पर देखें तो ये शाह के लिए पावर का असली बाप्टिज्म था। यहीं से उन्हें समझ आया कि पावर सिर्फ जीतने से नहीं, सिस्टम चलाने से आता है। और यहीं से उन पे आरोप भी लगने लगे। वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं बल्कि सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने वाले ऑपरेटर हैं। एनकाउंटर पॉलिटिक्स का आरोप। इसी दौरान गुजरात में कई हाई प्रोफाइल पुलिस एनकाउंटर्स भी हुए। इसमें सबसे बड़ा नाम था सोहराबुद्दीन शेख। 2005 में हुए इस एनकाउंटर को लेकर ये आरोप लगे कि ये एनकाउंटर फेक था और शाह पर ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई थी। मीडिया और अपोजिशन ने इसे एनकाउंटर पॉलिटिक्स कहा, यानी कि कानून का इस्तेमाल करके अपोजिशन और अपराधियों को डराने का खेल। सोहराबुद्दीन केस और नेशनल स्पॉटलाइट। सोहराबुद्दीन केस ने शाह को नेशनल हेडलाइंस में ला के खड़ा कर सीबीआई ने शाह के खिलाफ केस दर्ज किया और पहली बार उनका नाम राज्य की पॉलिटिक्स से निकलकर नेशनल मीडिया में बहस का हिस्सा बना। विपक्ष ने इसे लेकर मोदी शाह की जोड़ी पर हमला बोला। कहा गया कि गुजरात में कानून से ज्यादा सत्ता चल रही। 2010 में सीबीआई ने शाह को गिरफ्तार किया। 3 महीने तक ये जेल में रहे। यह उनके लिए सबसे बड़ा राजनीतिक और व्यक्तिगत झटका था। अपोजिशन ने कहा कि शाह का गेम अब खत्म है, लेकिन जेल ने उन्हें और भी कैलकुलेटिव और खामोश बना दिया। अंदर से उन्होंने खुद को रीसेट किया। जेल से लौटते ही शाह ने साइलेंस चूज किया, लेकिन अंदर बहुत ही कुछ बॉयल हो रहा था। कहा जाता है कि उन्हीं दिनों उन्होंने अपना असली रोल डिफाइन किया, द बैक रूम मैन। पब्लिक स्पीचेस भले ही कम थी, लेकिन बीजेपी की अंदरूनी नसें समझने लगे। उन्हें पता था कि कौन सा नेता किस कास्ट को मोबिलाइज कर सकता है, किस जिले में कौन सा कैंडिडेट चलेगा। इसका हिसाब अमित शाह के पास पहले से ही था। उनका दिमाग पूरी तरह से पॉलिटिकल लैब बन गया था और मोदी ने भी इस लैब पर पूरी तरह से ट्रस्ट किया। फिर आया 2014 का चुनाव। पूरा का पूरा देश एक चेहरा देख रहा था, नरेंद्र मोदी का, लेकिन जो ब्लूप्रिंट बना रहा था वो अमित शाह थे। यूपी में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो चुका था 2009 में, लेकिन अमित शाह को वहीं पे भेजा गया एक चुनौती की तरह। लोग इस बात पे हंस रहे थे कि यूपी अमित शाह को नहीं जानता, वो आउटसाइडर हैं। और शाह ने कास्ट अर्थमेटिक और बूथ लेवल डाटा से सारा का सारा गेम ही बदल दिया। 2014 में बीजेपी ने 80 में से 71 सीटें यूपी में जीती और फिर यहीं से शुरू हुई अमित शाह की लीजेंड वाली स्टोरी। जो लोग उन्हें बैकरूम गाय समझते थे वो उन्हें चाणक्य कहने लगे, लेकिन एक फर्क था, चाणक्य खुलकर खेलते थे और शाह चुपचाप। उनकी जीत इतनी शांत होती है कि विरोधी को समझ में ही नहीं आता कि वो हारे कैसे। शाह अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि पार्टी के अध्यक्ष भी बन चुके थे और अब बीजेपी सिर्फ चुनाव लड़ नहीं रही थी, वो चुनाव को डोमिनेट कर रही थी। लेकिन जीत के साथ एक चीज और बढ़ रही थी, डर। अमित शाह का नाम सुनते ही नेताओं को पसीना आ जाता था।
क्योंकि कहा जाता था कि उनके पास हर एमएलए, हर पार्टी वर्कर का उनके पास फाइल डाटा होता है। कौन किससे मिला, क्या बोला, किससे नाराज है या फिर वो क्या करने वाला है, उन्हें सब पहले से ही मालूम होता था। शाह ने एक पैरेलल इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार कर लिया था जो सीबीआई या आईबी से नहीं बल्कि राजनीति की जमीन से फीड होता था, और यही डर उनका पावर बन गया। शाह का स्टाइल बहुत ही अलग है, ना ज्यादा इंटरव्यूज, ना ज्यादा स्पीचेस, लेकिन जब वो आते हैं तो अगला बंदा बोलना भूल जाता है। 2019 के बाद जब वो होम मिनिस्टर बने तो सबको लगा कि अब तो कुछ बड़ा होगा, लेकिन जो हुआ उसे किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। 5 अगस्त 2019 संसद, अमित शाह खड़े हुए और कालमी बोले कि आर्टिकल 370 अब से नहीं रहेगा। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पहले तो सांसदों को लगा कि ये मजाक हो रहा है, फिर डिटेल्स आई कि जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म। पूरा का पूरा देश लिटरली स्टन था। इतनी आसानी से कोई 370 कैसे हटा सकता है? टीवी चैनलों पर एंकर चिल्ला रहे थे, फॉरेन मीडिया शॉक में था। इतने सालों से जिस धारा को किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की, अमित शाह ने बिना कोई बड़ा शोर मचाए आसानी से हटा दिया। अपोजिशन अप्रोर में था, लेकिन अमित शाह स्टोन फेस के साथ बैठे रहे। उस दिन लोगों को समझ आया ये आदमी सिर्फ राजनीति नहीं करता, ये रूल्स को रीराइट करता है। अमित शाह की सबसे बड़ी ताकत है उनकी टीम, एक ऐसी इनविजिबल आर्मी जो सिर्फ इनके इशारों पर ही चलती है। उनका आईटी सेल, उनका बूथ लेवल सिस्टम, उनका यूथ आउटरीच, सब कुछ मिलिट्री लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब कि वो कैंपेन नहीं करते, वो इन्वेड करते हैं। कहते हैं कि अगर चुनाव में कोई 200 दिनों तक इन्वेस्ट कर रहा है तो अमित शाह 400 दिन तक प्लान करते हैं। चुनाव उनके लिए बस एक इवेंट नहीं बल्कि पूरा ऑपरेशन होता है, और इसमें कोई भी डिटेल छोटा नहीं होता। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। अमित शाह पर भी कई सवाल उठते हैं। अपोजिशन हमेशा से कहता है कि ये आदमी डेमोक्रेसी पे कंट्रोल करना चाहता है। उनके ऊपर आरोप लगे कि ये एजेंसी को मिसयूज कर रहे हैं, राजनीतिक विरोधियों को डराकर तोड़ा, धमकाया, फंसाया। शाह ने कभी जवाब नहीं दिया, बस अगला चुनाव जीत लिया। उनकी खामोशी भी एक पॉलिटिकल वीपन है, और यही वीपन इन्हें और भी खतरनाक बना देती है। 2019 में बीजेपी के जीत के बाद शाह की ताकत और बढ़ गई। अब वो सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि फुल ब्लोन पॉलिसी मेकर बन गए। CAA, NRC जैसे कदम उनके ही दिमाग की उपज थे, और इन सब ने देश भर में हंगामा खड़ा कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए इसके विरोध में, लेकिन शाह पीछे नहीं हटे। वो अनपॉपुलर होने से नहीं डरते हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उन्हें हेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है हिस्ट्री विनर्स की ही सुनी जाती है, लूजर्स की नहीं। अब बात करते हैं शाह और मोदी की इक्वेशन की। लोग कहते हैं कि मोदी डिसीजन लेते हैं तो शाह एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। कई बार ऐसा लगा कि दोनों के बीच पावर बैलेंस शिफ्ट हो रही है। शाह की ग्रोइंग पावर ने मोदी कैंप को भी चौंकाया, लेकिन दोनों ने कोई भी क्रैक पब्लिक में नहीं आने दिया। एक बोलता है तो दूसरा करवाता है, यही पार्टनरशिप चल रही है। 2020 के बाद अमित शाह थोड़े शांत हो गए, लेकिन शांत का मतलब कमजोर नहीं। अब वो ज्यादा कंट्रोल के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। हर स्टेट में चुनाव जीतने के बाद सीएम कौन बनेगा, पार्टी किसको टिकट देगी, कौन राज्यसभा जाएगा, कौन लोकसभा जाएगा, सब कुछ अमित शाह फाइनल कर रहे हैं। बीजेपी अब सिर्फ एक पार्टी नहीं है बल्कि इलेक्शन विनिंग मशीन है, और उस मशीन का सॉफ्टवेयर अमित शाह है। बिना उनके एल्गोरिथम के कोई भी कैंपेन नहीं चलता। वो भले ही पर्दे में है, लेकिन रिमोट उनके ही पास है। शाह की स्ट्रेटेजी सिर्फ कास्ट नहीं, साइड तक जाती है। वो वोटर्स का माइंड मैप बनाते हैं। हर स्पीच, हर नैरेटिव, हर पोस्टर कैलकुलेटेड होता है। उनकी कैंपेन्स इमोशन को भी डाटा की तरह यूज करती है। मतलब कि देशभक्ति भी एक टूल है और हिंदुत्व भी एक फार्मूला। राजनीति उनके लिए बिजनेस नहीं बल्कि चेस है। उनके क्रिटिक्स कहते हैं कि ये आदमी कोल्ड है, रूथलेस है, लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं कि यही क्वालिटी तो देश को चाहिए। शाह को इमोशनल मूवमेंट्स में भी रियली देखा गया है। वो एकदम प्रोसेसर की तरह काम करते हैं, ना सिंपैथी शो करते हैं ना गिल्ट। उनके लिए पॉलिटिक्स एक ड्यूटी है, रिजल्ट से ज्यादा कुछ नहीं, और यही चीज उन्हें हर नेता से अलग करती है। लेकिन एक सवाल बार बार आता है, क्या अमित शाह कभी पीएम बनेंगे? क्या वो नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का अगला चेहरा होंगे, या फिर वो हमेशा ही पर्दे के पीछे की ही शक्ति बने रहेंगे? अमित शाह इस बातों पर कुछ नहीं बोलते, और शायद यही साइलेंस ही उनकी अगली चाल है, क्योंकि जो खिलाड़ी खुले में नहीं चलता वही आखिरी वार करता है। और अमित शाह कभी भी फर्स्ट मूव नहीं करते, वो हमेशा चेकमेट की सोचते हैं। अमित शाह को आप पसंद करें या फिर नफरत, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। वो एक मिथ की तरह है, सच भी अफवाह भी। और वो पॉलिटिक्स की इस ग्रैंड चेस बोर्ड में वो सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि पूरा का पूरा चेस बोर्ड है। हो सकता है कि हम उन्हें समझ ही ना पाए, या फिर ये हो सकता है कि हम बस वही देखते हैं जो वो हमें दिखाते हैं। बिकॉज इन पॉलिटिक्स साइलेंस इज नॉट अ वीकनेस, इट्स अ सिग्नल। तो यार आप क्या सोचते हो अमित शाह के बारे में? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।
और आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी के जाने के बाद बीजेपी का अगला चेहरा अमित शाह होने वाले हैं या अमित शाह अगले प्रधानमंत्री बनेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ऐसी मजेदार वीडियोस आपको रोज यहाँ पे मिलेंगी।